हेलो, वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेज। यूनिक एग्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए हैं ऊंट की नस्ल यानी ब्रीड्स ऑफ कैमल के बारे में। ऊंट की नस्ल में बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी ऊंट की नस्ल है और उनकी विशेषता व क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है। और ये क्लास आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जेट की एग्जाम है, आईसीआर की एग्जाम है या बीएचयू या सीयूटी की जो एग्जाम है, साथ में एग्रीकल्चर की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है, उन सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो देखते हैं अपन ऊंट की नस्लों में ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है, किस तरह की है, क्या क्या इनकी उपयोगिता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो विश्व में ऊंट की दो ही प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में, और वो दो प्रजातियां हैं कौन कौन सी। विश्व में ऊंट की दो प्रजातियां, एक तो होती है एक कुबड़ वाला ऊंट जिसको अपन बोलते हैं अरेबियन ऊंट। ठीक है, जिसका जूलॉजिकल जो नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। ध्यान रखना, ये कैमेलस ड्रोमेडेरियंस जो होते हैं ये गर्म जलवायु के होते हैं, यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले। कहां पर पाए जाने वाले? रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो ऊंट होते हैं वो एक कुबड़ वाले अरेबियन ऊंट या कैमेलस ड्रोमेडेरियंस ऊंट कहलाते हैं, जिनमें ट्वेन बराबर जो होता है वो कितना होता है? 74 होता है। एक और चीज आपके याद में नहीं रही तो आप ध्यान रखना, जो अपन बोलेंगे राजस्थान का जो क्षेत्र है वो आता है, अपन बोलेंगे एरिड क्षेत्र या ड्राई क्षेत्र। ठीक है, तो ड्रोमेडेरियंस यानी ड्राई यानी सूखा क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा आता है दो कुबड़ वाले ऊंट, जिनको अपन बोलते हैं एशियन ऊंट। एशियन जो ऊंट होते हैं उनका जूलॉजिकल नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रियंस। क्या होता है? कैमेलस बैक्ट्रियंस होता है। ठीक है, ये कैसी जलवायु के होते हैं? ठंडी जलवायु के होते हैं, जिनमें ट्वेन बराबर भी कितना होता है? 70 होता है। उनमें कितने होते हैं? 74, इसमें 70। तो ये बोलेंगे ये रेगिस्तान में। और रेगिस्तान कहां का? राजस्थान का, थार का रेगिस्तान। ठीक है, एक तो सारा रेगिस्तान, एक थार रेगिस्तान। ठीक है, तो ये तो है थार रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है, और ये वाला जो है अपन बोल सकते हैं लद्दाख में। कहां पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। जो कैसा होता है? दो कुबड़ वाला ऊंट होता है, यानी ऊपर जिसके जो थुई होती है, इसमें तो क्या आती है? एक आती है, और उसमें क्या आती है? इस तरह से दो आती है। ठीक है, इस तरह से क्या आती है? दो आती है। इस तरह से ऊपर जो कुबड़ होता है, ठीक है, वो दो आती है। फिर कहता है इनका कुल जो होता है क्या होता है? कैमेलिडी होता है। जबकि अपन ने पढ़ा है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी जो अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी थी उनमें कौन सा था? बोविडी था। जबकि ऊंट की बात करें तो ऊंट में कौन सा होता है? कैमेलिडी होता है। अच्छे से ध्यान में रखना, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में होता है बोविडी कुल होता है, और जो ऊंट होता है उसमें कौन सा होता है? कैमेलिडी कुल होता है। इसका मांस क्या कहलाता है? तो हलिब या हिलिब गेल कहलाता है। इसका मांस क्या कहलाता है? हिलिब गेल। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी का तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। गाय जो होता है, गाय का मांस कहलाता है बीफ। भैंस होती है, भैंस का मांस कहलाता है बफन। बकरी होती है, बकरी का जो मांस है वो कहलाता है चेवन। मुर्गी होती है, मुर्गी का क्या कहलाएगा? चिकन। क्या कहलाएगा? चिकन। और भेड़ होती है, भेड़ का मांस क्या कहलाएगा? मटन। और अपने ऊंट होता है, ऊंट का मांस क्या कहलाएगा? हिलिब गेल कहलाता है। एक और ध्यान रखना, ऊंट को राजस्थान में जो राज्य पशु जो घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? 30 जून 2014 को किया गया था। अच्छे से ध्यान रखना, राज्य पशु इसलिए घोषित किया गया था कि इसकी लगातार हत्या हो रही थी और उनकी संख्या लगातार क्या हो रही थी? घट रही थी। तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए इसे राज्य पशु घोषित कर दिया गया था। और राज्य पशु कब किया गया था? 30 जून 2014 को किया गया था। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो मैं ये कहता हूं इस स्लाइड में जितनी भी मैंने बात बताई बहुत ही ऊंट से संबंधित बहुत क्या है? इंपोर्टेंट है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, एक कुबड़ वाले का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियंस होता है, और दो कुबड़ वाले का क्या होता है? कैमेलस बैक्ट्रियंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखो क्या कह रहा है ऊंट से संबंधित और जानकारी। ये कह रहा है मादा ऊंटनी जो होती है ये 3 से 4 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करने में क्या हो जाती है? सक्षम, या प्रजनन के लिए क्या हो जाती है? तैयार। और ऊंट जो होता है नर ऊंट, ये 5 से लेकर 6 वर्ष के बाद में प्रजनन के लिए उपयोग में योग्य होता है। यानी वो तो प्रजनन योग्य कब होता है? 5 से 6 वर्ष में होता है ऊंट तो, और ऊंटनी जो होती है वो 3 से 4 वर्ष में प्रजनन के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है।
मादा ऊँटनी है, ये 2 साल के अंतराल पर बच्चे को जो जन्म देती है, एक बच्चे को, यानी 2 साल के बाद में एक बच्चे को क्या देती है, जन्म देती है। मादा ऊँटनी जो होती है, ऊँट होता है, उसका गर्भकाल होता है 385 से लेकर 390 दिन का होता है। और ऊँट के कुबड़ का आकार, मैंने बोला ना कुबड़, जैसे एक तो ये पाया जाता है एक कुबड़, और एक पाया जाता है 2 कुबड़, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ड्रोमेडेरियंस, इसको बोलेंगे बैक्टेरियंस। तो ये कह रहा है एक कुबड़ जो होता है उसमें इस कुबड़ का जो आकार है, तो ये कह रहा है 50 सेमी, तो ये क्या होगी, ऊंची। कितनी सेमी होगी, 50 सेमी, तो क्या होगी, ये ऊंची होगी कुबड़ उसकी। और 200 सेमी क्या होगी, घेवरदार, यानी ये कितना सेमी होगा, 200 सेमी होगा। तो आपको कुबड़ का आकार भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ऊँटनी के दूध में तत्व कौन कौन सा पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है, और विटामिन कौन सी पाई जाती है, सी पाई जाती है। और ध्यान ये भी रखना, विटामिन सी के कारण ही इसका दूध का दही नहीं बनाया जा सकता, या अपन बोल सकते हैं दूध जल्दी क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। ऊंट का देवता, जो ऊंट होते हैं उनका देवता कौन होता है, बाबूजी महाराज होते हैं। और ऊंट की देवी भी अगर पूछ ले, देवता तो अधिकतर पूछता रहता है, देवी पूछ ले तो वो कौन आती है, अंता देवी। ऊंट की देवी अंता देवी, और ऊंट का अपन बोलेंगे देवता, ठीक है, तो वो कौन से आते हैं, बाबूजी महाराज आते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। और ऊंट बीमार होने पर अपन क्या करते हैं, बाबूजी महाराज की जो फड़ होती है उसको पढ़ने का काम करते हैं, बाबूजी महाराज की पूजा पाठ करते हैं, तब अपना ऊंट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। चलो चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 वर्ष में मादा, 5 से 6 वर्ष में नर, 2 साल के अंतराल पर एक बच्चे को क्या देती है, जन्म। गर्भकाल होता है 385 से 390 दिन, और कुबड़ का आकार कितना होता है, 50 सेमी ऊंची, और 200 सेमी क्या होती है, घेरदार होती है, गोल होती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें कह रहा है कि अपन ऊंट का पता कैसे लगे कि बीमार है या स्वस्थ है, तो उसके लिए अपने को क्या पता, एक तो तापमान पता होना चाहिए। तो ऊंट का जो तापमान होता है वो 34 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, या 93 से लेकर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब बोलेगा सर 34 कब होता है, 37? तो सुबह और शाम तो होगा 34 डिग्री, और दोपहर के समय बढ़कर कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है उसका। प्रथम बार प्रजनन के योग्य, तो वो आते हैं 36 से 48, वापस अपने पढ़ा 3 से 4 वर्ष आ गया, ठीक है। मध्य चक्कर ये आता है 10 से 14 दिन का, अच्छे से ध्यान रखना। भेड़ बकरी सॉरी गाय भैंस और बकरी का होता है 21 दिन का, भेड़ का होता है 16.5 दिन का, ठीक है। और मध्य चक्कर ऊंट का कितना होता है, 10 से 14 दिन। देखो भेड़ का कितना होता है, 16.5 दिन का। और अपन बात करें गाय बकरी और भैंस, इनका कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है। और ऊंट का कितना होगा, 10 से 14 दिन का होगा। नाड़ी गति की बात करें तो 1 मिनट में 28 से 32 बार, और सांस गति 1 मिनट में कितनी बार लेता है, 5 से 7 बार क्या लेता है, ऊंट सांस लेता है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और क्या डिटेल है भाई, इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, अपन बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। परंतु भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। किसको जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को। ऊंट की नाक में एक लकड़ी लगी होती है, उस लकड़ी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गिरबान। क्या बोलते हैं, गिरबान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ऊंट की जो लकड़ी है या ऊंट का श्रृंगार है, ये तो लगभग जो अन्य कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें राजस्थान का कला संस्कृति इतिहास आता है उसमें भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाक में जो नकेल डाली जाती है उसको बोलते हैं गिरबान। और ऊंट का जो श्रृंगार होता है उसको क्या बोलते हैं, गोरबंद। ऊंट के चारों ओर झालर वालर से लगाई जाती है, उसके पूरे अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, उसको बोलते हैं गोरबंद, ठीक है। उसके नाम पे गाना भी बनाया हुआ है ना। रट और मस्त की क्रिया कौन करता है, ऊंट करता है भाई, ध्यान रखना। ऊंट के करे रट और मस्त की क्रिया करता है, तो अपनी जीभ को फुलाकर मुंह से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। उसको भी अच्छे से ध्यान रखना। ऊंटों में प्रजनन काल किस माह में रहता है, नवंबर से लेकर मार्च माह तक। तो ध्यान रखना, नवंबर से मार्च माह तक कौन सा काम करेगा, रट और मस्त करने का काम भी सर्वाधिक कब करता है, नवंबर से लेकर मार्च माह तक ही करता है। मधुमेह बीमारी के मरीजों को किसका दूध पीने की सलाह दी जाती है, तो ध्यान रखना वो है ऊंटनी का दूध। ऊंटनी का दूध पिलाने से मधुमेह के जो बीमारी जो रोगी होते हैं उन रोगियों में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट बातें थी ये, इनको अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है।
रेगिस्तान का जहाज सबको पता है, भारत में ऊंट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। नाक में जो नकेल या लकड़ी की जो होती है उसको गिरबान बोलेंगे। संहार करने की क्रिया घोरबंद कहलाती है। रट और मस्त की क्रिया किसमें होती है? ऊंट में। कब? नवंबर से लेकर मार्च महीने तक होती है। ठीक है। और कौन से रोगियों के लिए? उपचार के लिए। मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके लिए क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होता है ऊँटनी का दूध। चलते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं कुछ और बातें। ये कह रहा है ऊंट को प्रतिदिन चारा के अतिरिक्त नमक कितना देना चाहिए? तो 30 से लेकर 80 ग्राम उसको क्या देना चाहिए भाई साहब? नमक देना चाहिए। आगे कह रहा है ऊंट का वजन जो होता है 500 से 750 केजी होता है। और ऊंटनी का जो दूध, ऊंटनी का या मादा ऊंट का जो वजन है वो कितना होगा? 400 से 600 केजी। नर ऊंट का वजन होता है 500 से 650 केजी और मादा ऊंटनी का जो वजन होता है 400 से 600 केजी होता है। जन्म के समय बच्चे का, ये भी आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है? तो वो होता है 35 से 40 किलो। ठीक है, छोटे बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 35 से 40 केजी आता है। आगे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान जो केंद्र है या राष्ट्रीय उस्टर अनुसंधान जो केंद्र है, उस्टर भी आ सकता है। तो आप बोले सर ऊंट और उस्टर क्या होता है? वो एक ही बात है ना। अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में, जिसकी स्थापना कब हुई? 1984। ध्यान रखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। आगे कह रहा ऊंट विकास बोर्ड, ये अपना कहाँ है? जोधपुर में है। जबकि जीवन काल जो होता है ऊंट का कितना होता है? 40 वर्ष। ऊंट कितने दिन तक जीवित रह सकता है? 40 वर्ष तक जीवित रह सकता है। आगे अपने राजस्थान सरकार ने ऊंट वध रोध अधिनियम या रोधक अधिनियम चालू किया था, वो दिसंबर 2014 से, यानी 30 जून 2014 से तो उसको क्या बनाया गया था? राज्य पशु बनाया गया था। फिर उस पर उसकी हत्या पर रोक लगाने के लिए ऊंट जो वध रोधक है जो अधिनियम है वो कब पारित किया था? दिसंबर 2014 से किया। ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? तो ऊंट पालक जाति होती है नंबर 1 पर तो रायका और रेबारी। ध्यान रखना, ये जाति जो है सर्वाधिक क्या करती है? ऊंट पालने का कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में क्या कह रहा है देखो, ऊंट बीमार होने पर अपन क्या करते हैं? पाबूजी फड़ का वचन या वाचन करते हैं। मैंने अभी बताया कि ऊंट बीमार होने से पाबूजी महाराज की पूजा पाठ की जाती है। ऊंट पर कुल आधार या कुल आधार का लगभग 60 से 70, आधार नहीं आहार है, कुल आहार का 60 से 70% खर्चा आता है। इसी कारण इसको लोग कम पालते हैं, क्योंकि जितना वो कमाता है उससे ज्यादा खा जाता है। ठीक है, और ऊंट अपने शरीर का लगभग 1 से 1.5 से 2% सूक्ष्म पदार्थ क्या कर सकता है? खा सकता है। कितना पदार्थ खा सकता है? सूखा 1.5 से 2%, यानी ऊंट में वजन कितना है? 100 किलो है, ऐसे समझ लो। तो 1.5 से 2 किलो वजन तो खाएगा सूखा। ऊंट है ना, एक साथ 18 से 36 लीटर पानी पी सकता है। सॉरी, ऊंट प्रतिदिन कितना पानी पीता है? 18 से 36 लीटर। और कहते हैं कि एक साथ ये कितना लीटर? 136 लीटर पानी पी सकता है एक साथ। और बिना पिए लगभग 7 से 14 दिन तक बिना ऊंट पानी पिए भी रह सकता है। ठीक है, मादा पशु 2 साल के अंतराल से बच्चे को जन्म देती है, ये बात अपन ने पहले पढ़ रही है। देखो, मध्य गर्मी या पीरियोडिकल जो होती है क्रिया वो होती है रट, और कब की जाती है? सर्दियों में, नवंबर से मार्च महीने तक की ये क्रिया की जाती है। आवास के लिए कितनी जगह चाहिए? तो ध्यान रखना, आवास के लिए ऊंट को 70 से 100 फीट वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है बाहर की तरफ। ऊंट को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फुट स्थान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ऊंट में दांतों की संख्या या स्थायी दांत कितने होते हैं? 34। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था 2018 में, कि ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या तो वो कितनी होती है? 34 होती है। अच्छे से ध्यान में रखना भाई। ऊंट के पेट में अनुपस्थित भाग कौन सा होता है? ओमेजम, ओजेम, ठीक है, रुमेन, ऐसे ऊंट के 3-4 भाग होते हैं। वैसे सभी पशु के 4 भाग होते हैं, इसके 3 में बटा होता है। कौन सा ऑप्शन रहता है इसमें? ओमेजम जो होता है ये भाग क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं, अब अपन सबसे पहले जो बात करते हैं नंबर 1 ऊंट की नस्लों के बारे में। वो राजस्थान में ऊंट की प्रमुख 3 नस्ल हैं, जिसमें सबसे पहले आती है बीकानेरी नस्ल।
बीकानेरी नस्ल है, इसका उत्पत्ति बीकानेर क्षेत्र ही माना जाता है। और ये कहते हैं कि सिंधी और बलूची दो ऊंट की नस्ल है, उनके संकरण से तैयार की गई और इनके संकरण से जो तैयार हुई वो अपनी क्या कहलाई, बीकानेरी नस्ल कहलाई। देखना है, देखो इस तरह का होता है। कहते हैं कि रंग भूरा होता है इस ऊंट का, जमीन से इसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट, यानी यहां से लेकर इसकी ऊंचाई यहां तक की बात करें तो ये होगी 10 से लेकर 12 फीट ऊंचाई होती है इसकी। फिर क्या कह रहा है, शरीर इसका गठीला और मजबूत होता है, आंखें इसकी गोल और बड़ी और इसमें स्टोप पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कौन सा ऊंट है जिसमें स्टोप पाया जाता है। अब पहली बात तो ये आपको स्टोप होता क्या है, देखो स्टोप क्या होता है कि जहां से खोपड़ी, ये खोपड़ी बंद हो गई और जहां से गर्दन स्टार्ट हो जाती है। मैं देखो क्या कह रहा हूं, जहां खोपड़ी समाप्त होती है और जहां से अपन बोलेंगे गर्दन प्रारंभ होती है, अब इनके बीच में एक गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है यहां कपाड़ में, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोप। और केवल बीकानेरी नस्ल में पाया जाता है और किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना, यहां पर ऐसे समझो, यहां पर पाए जाने वाला भाग खोखली नुमा संरचना पाई जाएगी, नीचे की तरफ झुकी हुई, स्टोप, खोखला गाढ़ा सा पाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्टोप कहलाएगा। तो कहां पर, जहां पर खोपड़ी समाप्त होती है और गर्दन क्या होती है, प्रारंभ। खोपड़ी समाप्त व गर्दन प्रारंभ के स्थान पर खोखली संरचना क्या पाई जाती है, खोखली संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोप बोलते हैं। आगे, आंखें गोल और लंबी, लंबे बाल, नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई है, यानी इसकी नाक की जो हड्डी है ये वाला भाग ऊपर उठा हुआ रहता है। इसी कारण कहते हैं कि सबसे सुंदर नस्ल है ऊंट की, क्या है, सबसे सुंदर नस्ल है पूरे विश्व में। सबसे अच्छी या सुंदर नस्ल कौन सी है, बीकानेरी नस्ल है। उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग जो है कृषि कार्य में बोझ ढोने में किया जाता है, ठीक है। तो ये थी नंबर 1 ऊंट की नस्ल बीकानेरी। इंपोर्टेंट देखो इसमें क्या है, इंपोर्टेंट ये है, पहली बात तो ये क्रॉस किसका है, बलूची और सिंधी और बलूची का है, ठीक है। बीकानेर इसका उत्पत्ति स्थान, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे, स्टोप पाया जाता है, नाक की हड्डी ऊपर उठने के कारण ये दिखने में कैसा होता है, सुंदर होता है, सबसे सुंदर, और इसकी उपयोगिता है कृषि कार्यों में। चलते हैं नेक्स्ट ऊंट। अगले ऊंट की जो नस्ल है वो देखो कौन सी है, यहां अगली है जैसलमेरी। जैसलमेर के थार का जो रेगिस्तान है यही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। एक और ध्यान, मैं जितनी भी नस्ल पढ़ा रहा हूं वो सारी की सारी एक कुबड़ वाली है, डोमेडेरियंस वाली पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। विशेषताओं की बात करें तो रंग हल्का होगा, जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 7 से 9, और उसकी कितनी थी, 8 से 12 थी, 10 से 12 थी, ठीक है। आगे अपन बात करें, शरीर इसका कैसा होता है, छोटा, और कैसा रहता है, पतला। शरीर इसका कैसा होता है, छोटा और पतला। और ऊंट में कपाल कैसा मिलेगा अपने को, उठावा। उसमें तो कपाल कैसा था, नीचे की तरफ था, इसमें कैसा ऊपर है, उठावा मिलेगा अपने को कपाल। कान छोटे और कैसे होते हैं, पास पास। पैर पतले और कैसे होंगे, मजबूत होंगे, ध्यान रखना। उपयोगिता की बात करें तो ये सवारी के लिए प्रसिद्ध होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये ऊंट की जो नस्ल होती है सवारी के लिए क्या होती है, प्रसिद्ध होती है, ठीक है। ये ऊंट है ना, एक रात में 100 से 140 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, 100 से लेकर 140 किलोमीटर दूरी क्या कर सकता है, तय कर सकता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कर रहा है, इस नस्ल का प्रयोग राजस्थान में पुलिस और बीएसएफ की सेना के कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। यानी बीएसएफ और राजस्थान पुलिस जो रेत में चलती है तो वो ऊंट पे बैठ के फिर जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस और बीएसएफ के जो जवान हैं वो कौन से ऊंट का उपयोग करते हैं, तो वो आता अपना जैसलमेरी, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं, चलने में ये थोड़ा आसान होता है, जल्दी चलता है रेत में, ठीक है, इस कारण। तो इसकी खास खास विशेषता रखना। कहां है इसका उत्पत्ति, थार का रेगिस्तान, जमीन से इसकी ऊंचाई 7 से 9 फीट, कपाल उठावा, शरीर छोटा और कैसा, पतला, पैर पतले और कैसे होते हैं, मजबूत, पतले होते हैं, इसी कारण जल्दी उठते हैं, ठीक है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है, एक रात में ये 100 से 140 किलोमीटर जा सकता है, ठीक है ना। यानी अपन बोल सकते हैं
इस नस्ल का उपयोग राजस्थान पुलिस और बीएसएफ की जो सेना है अपने कार्यों में इसका उपयोग करती है। चलते हैं अगली नस्ल पे। देखो अगली नस्ल कौन सी है? अगली नस्ल जो अपने आई है वो आई है मेवाड़ी। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी का उत्पत्ति स्थान है जयपुर, सॉरी उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर या मेवाड़ का जो क्षेत्र है यही इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखो विशेषताएं, रंग हल्का होता है, भूरी आंखें और छोटी और कैसी होती है? सुस्त होती है। आंखें छोटी होती है, भूरी होती है, सुस्त रहती है। और एक और बात, आंखें जो होती है ना वो बालू से ढकी हुई रहती है इसकी। पैर के तलवे, सॉरी पैर पतले और तलवे कैसे होंगे? कठोर। ध्यान रखना, इसके पैर पतले और ये तलवे, ये कह रहा है ये कठोर होते हैं। उन दोनों में अपन बात करें जैसलमेरी और बीकानेरी की, उनके तलवे होते हैं गद्दीदार, ठीक है, तभी तो वो क्या करेंगे? रेत में अच्छे से चलेंगे। और इसके तलवे होते हैं कठोर, क्योंकि ये पत्थरों में चलेगा। मेवाड़ क्षेत्र में क्या है? पत्थर है, ठीक है, जमीन अपन बोलेंगे थोड़ी पथरीली है, परत थोड़ी कठोर है, तो इसके कारण इसके तलवे भी कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। एक और खास विशेषता, मुंह के नीचे का होठ लटका हुआ या गिरा हुआ रहता है, ये इसकी खास विशेषता है। इसका जो नीचे वाला होठ है ना, ये क्या होता है? नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, ये खास विशेषता। देखो बीकानेरी का नाक ऊपर उठा हुआ था, इस कारण वो सुंदर थी। जैसलमेरी को कोई खास विशेषता थी नहीं, बस इतना ध्यान में रखना, जैसलमेरी का उपयोग बीएसएफ और राजस्थान पुलिस में करते हैं, और इसका होठ जो है नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, ठीक है। उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि कार्य में। 1 घंटे में ये 3 से 5 मील जा सकता है, ठीक है। और मादा लगभग है वो 3 से 6 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। और ये भी ध्यान रखना, ये एक नस्ल है जिसकी मादा क्या देती है? दूध। और कितना देती है? 4 से लेकर 6 लीटर तक का क्या देती है? दूध देती है। अच्छे से कहा, आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे गोमट पूछे आपसे, तो गोमट की जो नस्ल है वो फलोदी और जोधपुर में पाई जाती है, जो किसके लिए होती है? सवारी के लिए प्रसिद्ध होती है। नाचना देखें तो सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? ऊंट है। और वैसे बात करें तो नाचना यानी जैसलमेरी की बात कर रहे हैं यहां पे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं जैसलमेर का नाचना और जोधपुर का कौन सा? गोमट जो गांव है वो ऊंटों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो जोधपुर में तो जो ऊंट है वो कौन सा है? सवारी वाली है, ठीक है। और अपन बोलेंगे जो जैसलमेर में जो ऊंट है वो कौन सा है? नाचना है, जो क्या होता है? तेज दौड़ने वाला। ध्यान रखना, जैसलमेर का नाचना और जोधपुर का गोमट, ये 2 गांव है ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण वहां पर ऊंट है, उनको वही नाम दे दिया, उसी नाम से। इस कारण ये ऊंट की नस्ल नहीं, ये गांव है, वहां पर ऊंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो गोमट ऊंट की नस्ल ही मान लेना एक तरह से, जो गोमट क्षेत्र में ही पाई जाती हो। और नाचना भी नस्ल ही मान लो। वैसे तो जैसलमेरी नस्ल है, परंतु वो जैसलमेर के नाचना गांव में पाई जाती। तो इन दोनों का मैंने कंफ्यूज दूर कर दिया है, जैसा है ऑप्शन में वैसे आप कर देना, ठीक है। अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना। ये आज अपन ने ऊंटों की बात की है। इंपोर्टेंट जो अपने ऊंट थे वो इतने थे, 3 नस्ल है इंपोर्टेंट ऊंट की, और इंपोर्टेंट बातें थी ऊंट से संबंधित कोई जानकारी। अगर ऊंट से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने स्लाइड में आपको दिखाया, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर वो जेट, ICR, AOW या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आपको भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।